नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है ये। तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल सबसे शुरुआत होता है 324 से। आर्टिकल 324 बात करता है कि एक इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जो कि जितने भी इलेक्शन होंगे ना उसको सुप्रिटेंडेंट डायरेक्ट और कंट्रोल करेगी। द कमीशन जो कमीशन होगी वो ऑल ओवर इंडिया का पर जुरिस्डिक्शन होगा उसका, और साथ ही साथ जो भी पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के और प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वो डायरेक्ट करेगी, वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जो है उसमें क्या कौन लोग होंगे। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और साथ में अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। जितने भी प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं उस हिसाब से जितने भी होंगे उतने होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एज अ चेयरमैन एक्ट करेगा उस इलेक्शन कमीशन का। और द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट इलेक्शन कमीशन ऑफ सच रीजनल कमिश्नर्स। जो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, अब इंडिपेंडेंस भी तो हमको देखनी पड़ेगी कि इंडिपेंडेंस है कि जैसे जुडिशरी को मिली हुई है इंडिपेंडेंस, वैसी हम इलेक्शन कमीशन को दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। तो आर्टिकल 324 में इसके प्रोविज़न दिए हुए हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि मेन डर सबको हटने का होता है कि इसके हिसाब से काम नहीं किया तो ये हटा देंगे। तो उन्होंने ये चीज़ ही ख़त्म कर दी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को आप हटाते हो वैसे ही आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाओगे। ठीक है, और साथ में दैट द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ शैल नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो ये दो पॉइंट थे जिसकी वजह से हमको इंडिपेंडेंस मिल पाई है इलेक्शन कमीशन की। आर्टिकल 325 बात करता है वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक जनरल इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल क्या होता है, जिसमें जो वोटर्स की हमको नाम मिलते हैं, डिटेल मिलती है हमको कि कितने लोग हैं, कितने वोटर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी for election to either house of parliament or to the either house of the state legislature, and no person shall be ineligible for inclusion in any such role or claim to be included in any special electoral for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them। मतलब बोल क्या रहा है वो कुल मिला के कि एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भले ही वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ही इलेक्टोरल रोल होगा हर जगह। ठीक है, और किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पर। ठीक है, अब सेक्शन 22 जो है वो ये बात करता है कि जो इलेक्टोरल सेक्शन 22 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 एम्पावर्स द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू डिलीट द नेम ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इलेक्टोरल रोल में से किसी भी आदमी का कुछ सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर उसका नाम हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है, लेकिन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। सिस्टम ऑफ एडल्ट सफरेज, सिस्टम ऑफ एडल्ट सफरेज क्या है आर्टिकल 326 में कुछ नहीं है कि अब ये बताता है। आर्टिकल 326 ये बोलता है कि अ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर फॉर दिस मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कि वोटर बनने के लिए आपको क्या चाहिए भैया, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन द पॉइंट
appointed day. He must not be otherwise disqualified under the Constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime, corrupt or illegal practice. ठीक है, इन तीन आपके पास वो होने चाहिए। अब पार्लियामेंट ने एक नया जो लॉ है वो इनेक्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, विच रिक्वायर्स अ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। आपको अगर वोट देना है तो आपको ये 3 कंडीशन आपको होनी चाहिए। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट नॉट बी डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, he must not be disqualified from voting under a law relating to corrupt and illegal practice or other offense in connection with elections। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें ये 3 कंडीशन मेंशन की हुई है। इनेक्टमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन, आर्टिकल 327 और 328 में कुछ लॉज बताए हुए हैं कि जो इलेक्शन से रिलेटेड है। वो क्या लॉज हैं? आर्टिकल 327 ये बात करता है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बनाएगी, इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बनाएगी। अब वो इलेक्शन किसी के लिए भी हो सकता है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी और लेजिस्लेचर के लिए भी, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के लिए आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आर्टिकल 328 में बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन के लिए लॉ बना सकती है। ठीक है, 327 पार्लियामेंट की बात की गई, 28 में उसकी बात की गई। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट क्या बात करता है? आर्टिकल 329 क्या बोलता है? आर्टिकल 329 ये बोलता है provide that the validity of any law relating to the delimitation of constituency or the allotment of seats, कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेलिमिटेट करने के लिए या और सीट अलॉट करने के लिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेलिमिटेट करने के लिए या फिर और सीट अलॉट करने के लिए, ठीक है, जो भी 327 328 में जो बातें हैं, shall not be called in question in any court, कि अगर जो पार्लियामेंट है वो अगर किसी भी जगह की कॉन्स्टिट्यूंसी को डेलिमिटेट कर रही है या फिर सीट अलॉट कर रही है तो उसको आप क्वेश्चन में नहीं ला सकते। ये बात ही ख़त्म कर दी वहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में अमेंडमेंट भी लिया। वो अमेंडमेंट क्या था कि अगर आपको चैलेंज करना है, नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन प्रेजेंटेड टू अथॉरिटी। और वो इलेक्शन पिटिशन किस तरीके से ला सकते हैं वो हम देख चुके हैं इलेक्शन पिटिशन वाली वीडियो में। ठीक है, अब फंक्शंस क्या क्या भैया इलेक्शन पिटिशन के? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ फ्री एंड रीजनेबल इलेक्शंस। ठीक है, गार्डियन माना जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये रीजनेबल इलेक्शन। इट इश्यूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन एवरी इलेक्शन, जो कि हमने देखा है। इट रेगुलेट्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड रजिस्टर देम फॉर बीइंग एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, ये भी हमने देखा है कि रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को। इट पब्लिशेस द अलाउड लिमिट ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो मॉनिटर्स द सेम, कि आप कितनी कर सकते हो, कब तक कैंपेन कर सकते हो आप, ये सब इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है। द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर गेटिंग टैक्स बेनिफिट ऑन कंट्रीब्यूशन एंड इट गारंटीज दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज रेगुलरली सबमिट देयर ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये था पूरा इलेक्शन कमीशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।